शिल्पी जैन मर्डर केस एक ऐसा केस जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक मासूम लड़की की ज़िंदगी कैसे साजिशों और धोखों का शिकार हुई, यह कहानी आपको हैरान कर देगी। इस केस में प्यार, लालच, धोखा और खौफनाक साजिश का एक ऐसा जाल बिछा जिसने इंसानियत पर सवाल खड़े कर दिए। आज की इस वीडियो में हम आपको इस दिल दहला देने वाली कहानी के हर पहलू से रूबरू करवाएंगे। कैसे शिल्पी जैन की ज़िंदगी अचानक मौत के साए में घिरी, कौन था इस खौफनाक जुर्म के पीछे और आखिरकार क्या इंसाफ मिला। इस कहानी के हर मोड़ पर एक ऐसा रहस्य छिपा है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। ये कहानी बिहार से है, एक उभरते नेता और मिस पटना बन चुकी एक लड़की की मौत से जुड़ी है। इस कहानी के कुछ तार तब की सीएम राबड़ी देवी और उनके भाई साधु यादव से भी जुड़ते हैं। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही इसे सुसाइड बता दिया। 4.5 साल बाद सीबीआई ने भी इसे सुसाइड माना, लेकिन तब के विपक्ष ने पूरे पटना में प्रदर्शन करते हुए कहा कि ये मर्डर है। आइए इस केस को फिर से ओपन करते हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इसी तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। कहानी 1999 की है। एनआरआई बीएन सिंह पूरे परिवार के साथ विदेश में रहते थे। उनका 27 साल का बेटा गौतम सिंह पटना में ही रहता था। ऐसा इसलिए क्योंकि गौतम को नेता बनना था। बिहार में उस वक्त आरजेडी की सरकार थी। राबड़ी देवी सीएम थी। उनके भाई साधु यादव से गौतम की बढ़िया पहचान थी। गौतम को उम्मीद थी कि साधु यादव के जरिए उसे राजनीति में एंट्री का मौका मिलेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ, इसे जानने से पहले कहानी के दूसरे कैरेक्टर पर चलते हैं। गौतम की दोस्ती शिल्पी जैन से थी। शिल्पी पटना के बड़े कपड़ा कारोबारी उज्जवल कुमार जैन की बेटी थी। शिल्पी पटना के वुमेन कॉलेज में पढ़ चुकी थी। 23 साल की शिल्पी की एक उपलब्धि ये भी थी कि वह मिस पटना का खिताब जीत चुकी थी और अब कंप्यूटर की कोचिंग करती थी। 3 जुलाई 1999 को रोज की तरह रिक्शे से इंस्टीट्यूट जा रही थी। तभी रास्ते में गौतम का एक दोस्त मिला जिसने कहा, अरे शिल्पी, तुम रिक्शे से जा रही हो, आओ तुमको मैं छोड़ देता हूँ। गौतम के उस दोस्त को शिल्पी भी जानती थी, इसलिए वह रिक्शे से उतरकर कार में बैठ गई। इंस्टीट्यूट की तरफ जाने की बजाय दूसरी तरफ गाड़ी मोड़ने पर शिल्पी ने कहा, ये तो इंस्टीट्यूट का रास्ता नहीं है, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। दोस्त ने कहा, वाल्मीकि गेस्ट हाउस चल रहे हैं, वहाँ गौतम सिंह भी है। शिल्पी मान गई। दोस्त गाड़ी को पटना के बाहरी छोर पर स्थित वाल्मीकि गेस्ट हाउस लेकर पहुँचता है। इधर गौतम को खबर मिलती है कि शिल्पी को वाल्मीकि गेस्ट हाउस ले जाया गया है, तो वह भागकर वहाँ पहुँचता है, क्योंकि उसे पता था कि वाल्मीकि में अय्यासी के सिवाय और कुछ नहीं होता। गौतम गेस्ट हाउस पहुंचा तो देखा शिल्पी के कपड़े उतरे हुए हैं और वह रो रही है। उसके साथ जबरदस्ती की जा रही थी। गौतम ने बचाने की कोशिश की तो वहां के लोगों ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। हाथ, पैर और जूतों से बुरी तरह पीटा गया। दूसरी तरफ करीब 8 घंटे तक शिल्पी घर नहीं पहुंची तो उसके पिता उज्जवल परेशान हो गए और पुलिस के पास पहुंच गए। इधर एक हैरान करने वाली खबर आ गई। 3 जुलाई की रात 8:30 बजे गांधी मैदान थाना क्षेत्र की पुलिस पटना के फुलवारी शरीफ स्थित विधायक क्वार्टर पहुंच गई। पुलिस गैराज में गई तो देखा गौतम की सफ़ेद कार में उसकी और शिल्पी की लाश पड़ी है। गौतम सिर्फ पैंट पहने था। शिल्पी के शरीर के ऊपरी हिस्से पर एक टी शर्ट थी। ये टी शर्ट गौतम की ही थी, मतलब शिल्पी के कपड़े उसकी बॉडी पर नहीं थे। पुलिस जांच ही कर रही थी कि साधु यादव अपने तमाम समर्थकों के साथ वहां आ गए। पुलिस ने कार से दोनों लाशों को बाहर निकाला और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अभी पोस्टमार्टम शुरू भी नहीं हुआ था, इधर पुलिस ने दोनों मौत को आत्महत्या बता दिया। जिस गाड़ी में लाश मिली उसे चलाकर थाने ले जाया गया, जिससे उस गाड़ी के सारे फिंगरप्रिंट बदल गए। रात में ही दोनों का पोस्टमार्टम कर दिया। पुलिस इतनी हड़बड़ी में थी कि उन्होंने रात में ही गौतम का अंतिम संस्कार कर दिया। उस वक्त के एसपी सीटी भाटिया पर आरोप लगाए गए कि वह मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई साधु यादव को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात को लेकर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। साधु यादव के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। राबड़ी देवी पर जब दबाव बढ़ा तो उन्होंने सितंबर 1999 में इस केस को सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम से पहले ही इसे आत्महत्या बताया था। कहा था कि दोनों की मौत कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण हुई। जब एक अफसर से पूछा गया कि बिना पोस्टमार्टम आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, उन्होंने कहा, हम इतने केस देख चुके हैं कि पहली नज़र में ही बता सकते हैं कि मौत कैसे हुई। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि शिल्पी और गौतम की बॉडी में लेथल एल्यूमिनियम जहर मिला है।
सितंबर 1999 से केस की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी। शिल्पी के डीएनए और फोरेंसिक रिपोर्ट को जांचा। पता चला कि शिल्पी की मौत से पहले उसके साथ एक से अधिक लोगों ने अभद्र व्यवहार किया था। सीबीआई ने शिल्पी के कपड़ों की जांच की और वहां से डीएनए लिया। दोषी तक पहुंचने के लिए यह बड़ा क्लू था। सीबीआई के अधिकारियों ने डीएनए जांच के लिए साधु यादव से उनका खून मांगा। साधु यादव ने साफ मना कर दिया। अफसरों ने इसके बाद डीएनए जांच की कोशिश ही बंद कर दी। 1999 से 2004 के आखिरी तक जांच की। इसके बाद एक क्लोजर रिपोर्ट पेश की गई। इसके मुताबिक शिल्पी और गौतम की हत्या नहीं हुई, बल्कि उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या की है। इस फैसले पर जमकर हंगामा हुआ, लेकिन आगे कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई। शिल्पी के भाई प्रशांत जैन इस फैसले के खिलाफ थे। वह केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहते थे। 2006 में प्रशांत को उनके घर के बाहर से ही किडनैप कर लिया गया। पुलिस ने एफआईआर भी लिखी। 2 दिन बाद प्रशांत घर वापस आ गए, लेकिन इसके बाद उन्होंने केस की जांच के लिए कोई मांग नहीं की। तो शिल्पी जैन मर्डर केस की ये कहानी न केवल एक दर्दनाक घटना है, बल्कि यह इंसानी भावनाओं की कड़वी सच्चाई को भी उजागर करती है। इस केस ने हमें सिखाया कि कभी कभी जो चेहरे अपने लगते हैं वही सबसे बड़ा धोखा दे सकते हैं। शिल्पी की मौत एक केवल हत्या नहीं थी, बल्कि उसमें छिपे रहस्य, साजिश और समाज के अंधेरे पहलू का एक बड़ा उदाहरण थी। अगर आपको हमारी ये कहानी जानकारीपूर्ण और सोचने पर मजबूर करने वाली लगी है, तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक सतर्क रहे, जागरूक रहे और सुरक्षित रहे।